नमस्कार। आज जिस विषय पर बात हो रही है वह है तकनीकी हिंदी। संविधान की धारा 343 के द्वारा हिंदी को भारत संघ की भाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। संविधान के द्वारा ही हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी को मान्यता प्रदान की गई है। धारा 351 के अनुसार हिंदी के प्रचार प्रसार का दायित्व भारत सरकार के कंधों पर है, लेकिन अफसोस की बात है कि संविधान के द्वारा इतनी प्रबलता देने के बावजूद स्वतंत्र भारत के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग नहीं के बराबर है, जबकि इस क्षेत्र में अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो बरकरार ही नहीं है, बढ़ा है। देश में उद्योग धंधों के साथ साथ विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। उद्योगों के अतिरिक्त वर्तमान में कृषि का जो रूप है वह भी तकनीकी हो गया है। कृषि से संबंधित अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषी है, फिर भी कृषि की उच्च शिक्षा जो है उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा है। इसलिए बार बार यह प्रश्न उठता है कि अब तक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को उचित स्थान क्यों नहीं मिल सका। भारत में कई भाषाएं हैं, अनेकों बोलियां बोली जाती हैं। इन्हीं भाषाओं में अंग्रेजी भी शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है जो सभी प्रांतों में बोली जाती है, पढ़ी जाती है और लिखी जाती है। हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी जानने वालों की जो संख्या है बहुत कम है, लगभग 2 या 3% है। जब विभिन्न भाषाई क्षेत्रों से छात्र जो हैं वो उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र होते हैं, तब अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में उभरती है। और इसका मूल कारण है हिंदी भाषा को संघ भाषा का दर्जा मिलने के बाद भी अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा के लिए तैयार नहीं कर पाना। इसके पीछे अनेकों कारण हैं, जिनमें राजनीतिक दांवपेच भी शामिल हैं। विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा नहीं देने में भारतीय वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों का भी कम हाथ नहीं है। पहले विशेषज्ञों का कहना था कि हिंदी भाषा में तकनीकी शब्दों की कमी है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्यरत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करके तकनीकी शब्दों की कमी को दूर कर दिया गया है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदी के जो शब्द हैं अंग्रेजी की अपेक्षा कठिन हैं और समझ में नहीं आने वाले हैं। संभवतः भारतीय वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बात से अपरिचित हैं कि 16वीं सदी में जब यूरोपीय देशों में आधुनिक विज्ञान का शुभारंभ हुआ तो अंग्रेजी भाषा के सम्मुख ऐसी ही समस्या थी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में विज्ञान लैटिन भाषा से आरंभ हुआ था। धीरे धीरे प्रयासों एवं अभ्यासों के बल पर अंग्रेजी जो है विज्ञान के लिए उपयुक्त भाषा बन गई। खेद है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में हमेशा से ही उदासीन हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के जो विभागाध्यक्ष हैं उनके द्वारा हिंदी में लिखे गए शोध प्रबंध को स्वीकार नहीं करना इस बात का सबूत है। और जहां तक वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में सरकार के द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने का प्रश्न है, निश्चय ही इसका अभाव महसूस किया जा सकता है और संभवतः वैज्ञानिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति इसका कारण है। लेकिन यदि सरकार द्वारा हिंदी भाषा में लेखन करने वाले वैज्ञानिकों को कुछ प्रोत्साहन मिला होता तो निश्चय ही विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को बहुत बढ़ावा मिला होता। यदि प्रोत्साहन के रूप में पदोन्नति या दक्षता बढ़ोतरी का आर्थिक लाभ देने की योजना अब से भी शुरू कर दी जाए तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि कुछ समय के बाद हिंदी विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में एक सशक्त माध्यम भाषा के रूप में उभर कर आ सकती है और यह भाषा अंग्रेजी भाषा का विकल्प बन सकती है। यहाँ यह बताना अप्रासंगिक नहीं है कि हिंदी अपनी खूबियों के कारण आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में अग्रणी स्थान बना रही है। भारत सरकार ने द्विभाषिक जो यांत्रिक उपकरणों के विकास तथा निर्माण के लिए सक्रिय कदम उठाया है और इस क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की पर्याप्त संभावना है। जहां हजारों लाखों शब्दों के निर्माण का प्रश्न है, वहां कुछ शब्द ऐसे भी मिलेंगे जो पूर्णतः संतोषप्रद ना हो। ऐसा होना अनिवार्य है और ना होना ही आश्चर्यकर है।
किंतु कौन से शब्द पूर्णतः संतोषप्रद हैं या कौन से नहीं, इसका परिज्ञान तो प्रयोग से ही हो सकता है। प्रयोग ही वह कसौटी है जिस पर उसके गुण दोष की जो परीक्षा है वो संभव है। अन्यथा कोश में सभी समान है। जो शब्द सर्वथा समुचित न प्रतीत हो अथवा जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि दिखे, उन्हें समुचित या त्रुटिहीन बनाने के लिए गंभीर विचार तथा रचनात्मक सुझाव उपयोगी होंगे, न कि निरर्थक आलोचना। शिक्षा जो है उसका एक लक्ष्य रोजगार भी है। तो विज्ञान के जो छात्र हैं हिंदी माध्यम से पढ़ाई करके रोजी रोटी में आशंकित हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को रोजी रोटी देने के मामलों में सरकार से वरीयता की आशा की जा सकती है। अच्छा तो यह हुआ होता कि हिंदी को संघ की भाषा का दर्जा प्रदान करने के साथ ही घोषणा की गई होती कि हिंदी में विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्रों को रोजी रोटी की कठिनाई नहीं होगी। इस घोषणा से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा मिलता। नौकरी देने में कम से कम हिंदी भाषी प्रांतों की जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी यदि ऐसी नीति अपनाई होती, तब भी विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बहुत आगे बढ़ गया होता। यह जो कार्य है नहीं होने से विज्ञान तथा तकनीकी जो शिक्षा है, अनुसंधान का जो क्षेत्र है, उसमें जो कार्य है वो यथावत अंग्रेजी में चल रहा है। हिंदी के पक्ष में गोष्ठियां होती हैं, बैठकें होती हैं और भाषण आयोजित होते हैं। सरकारी विभागों में हिंदी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। हिंदी को बढ़ावा देने वालों के लिए पारितोषिक देने की योजना है। लेकिन हिंदी में विज्ञान का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को रोजी रोटी पाने या पदोन्नति में कोई सुविधा नहीं दी गई है, जिसकी वजह से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का जो समुचित विकास है नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोगों के मन में आज भी यह शंका उठा करती है कि क्या हिंदी विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा का माध्यम बन सकती है। परंतु इस तरह की शंका की अब कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के शब्द भंडार है, उनकी कमी को पूरा कर लिया गया है। अब कमी है केवल शब्दों के प्रयोग की। जो बार बार प्रयोग में आने से शब्द हैं, वो समझने में अंग्रेजी से भी आसान हो जाएंगे। यदि इस बात को राजनीतिक रंग ना दिया जाए तो विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को दक्षिणी प्रांतों में भी अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि दक्षिणी प्रांतों में यह समुचित प्रचार हो कि हिंदी उनके ऊपर लादी नहीं जा रही है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, तो उन्हें भी हिंदी को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को अपनाने के विषय में यह सवाल उठाया जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श में बाधा पड़ सकती है। तो यदि रूस जो है, चीन जो है, जापान के लिए भाषा बाधा नहीं है, तो भारत के लिए ही क्यों है। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि विज्ञान तथा तकनीक का लाभ जो है गांवों तक तभी पहुंच सकता है जब इसकी भाषा हिंदी हो। अन्यथा जो यह कार्य है अगले 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। राजभाषा प्रयोग संबंधी जो राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेशानुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 में की गई। इस आयोग ने अनेक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलियों तथा कोशों का निर्माण कर हिंदी की इस महत्तम भाषा प्रयुक्ति को विकसित तथा प्रचलित करने में प्रमुख योगदान दिया है। 50 वर्षों की उपलब्धि उतनी सघन नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि शब्दावली आयोग शब्दावली निर्माण तो करता है, लेकिन कार्यान्वयन कैसे होगा इसका समुचित उपाय नहीं करता, जिसकी वजह से 50 वर्षों में भी तकनीकी हिंदी उपेक्षित महसूस करती रही है। तकनीकी हिंदी को भारत सरकार का मजबूत सहारा चाहिए, तभी वह ताकतवर स्वरूप में हमारे सामने आएगी। यह भारतीय जनता और भारत सरकार दोनों के ही हित में है। महात्मा गांधी ने 1916 में लिखा था कि अपनी भाषा के प्रति अगर हमारे मन में सम्मान का भाव ना हो तो स्वराज के प्राप्त हो जाने पर भी
हम सही मायने में स्वाधीन नहीं हो पाएंगे। हिंदी के प्रति सम्मान और विश्वास की जो सम्यक चेतना है, इसके बिना न तो राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो सकती है और न स्वाधीनता सेनानियों का सपना ही सच हो सकता है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने राजभाषा विभाग के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों की अनुपालन करने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयों पर हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने, इन सबके उद्देश्य से केंद्रीय कार्यालयों में तकनीकी हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इस तकनीकी संगोष्ठी का उद्देश्य है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के विस्तार के साथ साथ आगामी विकास की संभावनाओं पर विचार एवं मंथन को बढ़ावा देना। तकनीक किसी भी कार्य को दक्षतापूर्ण ढंग से संपूर्ण करने की प्रक्रिया कहलाती है। तकनीकी शब्द किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में विशिष्टता अथवा निश्चितता के संदर्भ में प्रयुक्त अर्थ को कहा जाता है। ये शब्द उस क्षेत्र में रूढ़ रूप में व्यवहार में आते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की सबसे बड़ी समस्या पारिभाषिक शब्दावली की है। यदि इस क्षेत्र में कोई अनुवाद किया जाना है तो सबसे पहले किसी वैज्ञानिक अथवा तकनीकी अनुसंधान अथवा नव प्रवर्तन हेतु अपनी भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा में उसके लिए समुचित एवं सटीक शब्द की आवश्यकता होती है। हिंदी भाषा व्यवहार में इतना अधिक प्रसार पा चुकी है कि आज हिंदी के प्रयोग की विभिन्न प्रयुक्तियों का प्रचलन बढ़ रहा है। हिंदी भाषा की प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रयुक्तियों को हम प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में जानते हैं। प्रयोजनमूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। भाषा विचार संप्रेषण का माध्यम है और विचार संप्रेषण का संबंध किसी न किसी कार्य विशेष से अवश्य होता है। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं। एक वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनजीवन में दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से ही प्राप्त कर लेता है। इस रूप को सामान्य हिंदी कहते हैं। दूसरा रूप है जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न होता है और किन्हीं विशेष कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान विशेष प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता है। इस रूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। तो सामान्य हिंदी का प्रयोग प्रत्येक हिंदी भाषी करता है और दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी सीखने वाले भी इस रूप की जानकारी पहले प्राप्त करते हैं, किंतु विशेष संदर्भों के लिए उचित हिंदी शैली सामान्य हिंदी शैली से भिन्न प्रकार की होती है और हिंदी भाषी को भी यह हिंदी की शैली विशेष प्रयत्न पूर्वक सीखनी होती है, जैसे कार्यालयी हिंदी, बैंक की हिंदी, वाणिज्य व्यापार की हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी या फिर अनुसंधान में प्रयुक्त हिंदी। वास्तव में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित जैसे डॉक्टरेट या सॉफ्टवेयर व्यवसायी, इंजीनियर, वैज्ञानिक क्षेत्र के सभी शाखा से संबंधित जो तकनीकी कार्य में क्षेत्र में जो प्रयुक्त भाषा है उसे तकनीकी भाषा का रूप हम मानते हैं। कैलाश चंद्र भाटिया इसे कामकाजी हिंदी के रूप में मानते हैं और व्यवहारिक हिंदी भी इसको कहा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पर जो बात याद रखने की है वह है कि जो तकनीकी भाषा है, तकनीकी हिंदी है, वह एक तरह से प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में प्रचार प्रसार पाती रही है। प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में कहा जाता है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी भाषा है वो प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा है। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी में विज्ञान और तकनीक की जो विविध विधाएं हैं उनमें जो प्रयुक्त होने वाली हिंदी है इसका अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत हम लोग चिकित्सा, इंजीनियरिंग या फिर संगणक का कार्य करने वाले, बढ़ईगिरी लुहार का कार्य करने वाले, प्रेस या मिल का काम करने वाले विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रयुक्त होने वाली तकनीकी भाषा है वह आती है। वैज्ञानिक और तकनीकी संप्रेषण में एक विशिष्ट भाषा का व्यवहार किया जाता है जिसके लिए विशेष ज्ञान की अपेक्षा होती है। तकनीकी संप्रेषण के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जो मानव जीवन से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं।
तकनीकी संप्रेषण का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। वैज्ञानिक क्षेत्र में होने वाले नित्य नवीन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप आज मानव जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो भूमिका है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे में मानव के सामान्य दैनिक जीवन के निर्वाह में भी विश्व के किसी कोने में होने वाले जो अनुसंधान से परिचित होना अनिवार्य सा हो गया है। तो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नित्य नवीन अनुसंधान से परिचय कैसे होगा? तो इसकी हिंदी अपनाने से हमारा ज्ञान विस्तार होता है। तो वैज्ञानिक और तकनीकी विषय की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा को प्रयोग करते हैं वही वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा है। वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा का जो विकास है पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व में बहुत तेजी से हुआ है। यह देखा गया कि विज्ञान का जो सिद्धांत है वह उसके आधार पर टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक का जो विकास होता है उसको जानने के लिए अपनी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और अपनी भाषा में जो तकनीकी ज्ञान मिलती है उसको हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं या अच्छी तरह समझ सकते हैं और उनसे तर्क और प्रमाण आधारित विचार भी कर सकते हैं। यही कारण है कि विश्व के सभी छोटे बड़े देश वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति अपनी भाषा में विचार विमर्श उनमें करना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां किसी उन्नत राष्ट्र का मेरुदंड होती हैं। जब तक उनका प्रयोग हम अपनी भाषा में नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण मानव समुदाय या देशवासियों को इसकी जानकारी नहीं हो सकेगी। तो इसके बहुआयामी प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे जब हम हिंदी का प्रयोग वहां नहीं कर रहे हैं। हिंदी के माध्यम से अभिव्यक्त करके प्रबुद्ध जनों के साथ साथ देश के सामान्य जो जन सामान्य जिसे कहा जाता है वहां तक यह ज्ञान पहुंच सकता है। वैज्ञानिक संस्थानों की गतिविधियों को चलाने के लिए जहां प्रशासन है वो कई विभाग वहां पे प्रमुखता से कार्य करते हैं, वहीं पर हिंदी का काम संस्थान की समग्र छवि का 1/4 अंश हो सकता है, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण है उस संस्थान प्रतिष्ठान अथवा जो कार्यालय है उसके अधिकाधिक विषयों को हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से मानव अधिसंख्य जो मानव समुदाय है उन तक पहुंचाना। इस तरह से जो हिंदी भाषी जो है वो और जो एक संचार माध्यमों के तौर पर जो हिंदी भाषा से जुड़े हैं वो, या फिर जो एक आपस में जुड़ने की भाषा जिसको हम लोग कहें संचार की भाषा के रूप में जिन्होंने हिंदी को अपनाया है, वह भी हिंदी में लिखे गए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और प्रभावी रूप से उन तक वह ज्ञान पहुंच सकता है। तो दृश्य और मुद्रित माध्यमों से वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार तो होता ही रहता है, भाषा का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। जब महत्वपूर्ण खोजों को, अनुसंधानों को, शोध कार्यों को जन सामान्य तक, ग्राम तक, प्रदेश तक, संपूर्ण राष्ट्र में जो उपलब्धियों को पहुंचानी है तो उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो भाषा सर्वाधिक लोगों को समझ में आती हो, जो प्रयुक्त करते हो। तो हिंदी एक ऐसी भाषा के रूप में भारत देश में है जो सर्वाधिक बोली जाती है। तो हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की स्थिति को कई आधारों पर आकलित किया जा सकता है, जिसमें हिंदी में अनुवाद की स्थिति, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की स्थिति, मानकीकरण के प्रयास, टंकन एवं यांत्रिक विकास की स्थिति से भी हम इसे नाप सकते हैं। तकनीकी और शब्दावली जो है हमारी तकनीकी क्षेत्र में यदि हिंदी के कंप्यूटरीकरण के स्तर विकास को परखे तो यह नजर आता है कि कई क्षेत्रों में अच्छा विकास हुआ है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में, जैसे शब्द संसाधन जिसको कहा जाता है, में पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, लेख लिखना आदि कार्य काफी अच्छी स्थिति में है। जहां तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है, हिंदी में अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है विकसित नहीं हुआ है और हिंदी में अभी भी आवश्यकता निर्देश डॉस, विंडोज सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए जाते हैं। हिंदी टाइपिंग के क्षेत्र में विकास के बावजूद आज भी कई समस्याएं मौजूद हैं, जिनमें कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या है, फॉन्ट्स की समस्या है, उपयुक्त सॉफ्टवेयर की कमी है। स्पष्ट है पिछले कुछ वर्षों में हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में कई महत्वपूर्ण चरण पूरे हुए हैं, फिर भी कई चुनौतियां हैं जो हिंदी में
वैज्ञानिक शब्दावली के साथ साथ कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर के विकास की भी हैं। और इसके साथ एक चुनौती है कि हिंदी में वे सभी सुविधाएं मौजूद हों जो अंग्रेजी और रोमन में हैं। हिंदी की जो विशेषताएं है, जो शक्ति है, उनकी बात अगर करें तो हिंदी भाषा के उज्जवल जो स्वरूप है उसका भान कराने के लिए उसकी गुणवत्ता को देखें, क्षमता को देखें, शिल्प कौशल और सौंदर्य को देखें। संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है, सरल भाषा है, लचीली भाषा है, एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर जो नियम हैं वो अपवाद विहीन है और सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है। हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि जो इस्तेमाल की जाती है वो वैज्ञानिक है। हिंदी को संस्कृत संपदा से नवीन शब्द रचना का सामर्थ्य विरासत में मिला है। वह देशी भाषाओं और बोलियों आदि से शब्द लेने में संकोच नहीं करती। अंग्रेजी के मूल शब्द 10,000 हैं, जबकि हिंदी के मूल शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है। हिंदी बोलने समझने वाली जो जनता है वो 50 करोड़ से भी अधिक है। हिंदी का साहित्य समृद्ध साहित्य है, आम जनता से जुड़ी भाषा है और हिंदी कभी भी राज्य आश्रय की मोहताज नहीं रही है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के आधार पर हुआ है और भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा 21 दिसंबर 1960 में हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना, परिभाषित करना, शब्दावली को प्रकाशित करना आवश्यक है। पारिभाषिक शब्दकोश और विश्वकोश तैयार करना है। शब्द और उनकी परिभाषाएं छात्र, शिक्षक, विद्वान, वैज्ञानिक अधिकारियों तक पहुंचानी है। इसके लिए कई प्रयोग किए गए हैं, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, कार्यक्रम, इन सब के जरिए उचित उपयोग और आवश्यकता पर ध्यान देने की बात है। आयोग जो है वो कार्य करता है कि अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में द्विभाषी, त्रिभाषी शब्दावली तैयार हो और वो प्रकाशित भी हो। राष्ट्रीय शब्दावली तैयार हो और उनका प्रकाशन हो। स्कूल स्तर की शब्दावली तैयार हो, विभागीय शब्दावली की पहचान हो और उनका प्रकाशन हो। अखिल भारतीय शब्दों की पहचान हो। पारिभाषिक शब्दों और विश्वकोशों को तैयार किया जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों, मोनोग्रामों और पत्रिकाओं को तैयार किया जाए। ग्रंथ अकादमियों, पाठ्य पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए सहायता अनुदान दिया जाए। प्रशिक्षण प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए जाए और राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को आवश्यक शब्दावली उपलब्ध कराई जाए। तो हिंदी जो है वो राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा बनती जा रही है। कला के साथ विज्ञान में इसकी उपयोगिता बन रही है और ये इसकी पहचान को मजबूत कर रही है कि तकनीकी शब्दों का हिंदीकरण किया जा रहा है। लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। विज्ञान की शब्दावली और पढ़ाई हिंदी में होने से विद्यार्थियों को ज्यादा आसानी से विषय समझ में आएगा और इसमें शोध भी बढ़ जाएंगे। तकनीकी क्षेत्र में अंग्रेजी शब्दों को ज्यादा प्रयोग किया जाता है। नई शिक्षा नीति में तकनीकी पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय भाषा में करने के निर्देश हैं। इससे हिंदी का प्रचलन बढ़ेगा। 90% जो विद्यार्थी हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तकनीकी पाठ्यक्रम अंग्रेजी में होने की वजह से इन्हें मुश्किलें आती हैं। प्रवेश लेते समय काफ़ी झिझकते हैं। भौतिक विज्ञान, गणित जैसे विषय अगर हिंदी में पढ़ाए जाए तो उच्च शिक्षा में हिंदी का महत्व भी बढ़ेगा और विद्यार्थियों को जो समझने की क्षमता है उनकी वह भी मजबूत होगी। भारत में कदम कदम पर बोली बदल जाती है। क्षेत्रीय भाषाएं भी अलग अलग हैं। ऐसे में अगर हिंदी में तकनीकी पाठ्यक्रम के शब्द होंगे तो वह हिंदी में पढ़ाया जाएगा और विद्यार्थियों के लिए आसान होगा। तकनीकी के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने में ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा और चीन, जापान जैसे देशों की तरह भारत में भी स्थानीय जो है मैन्युफैक्चरिंग जो उसको बढ़ावा मिलेगा। भारत में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे जो आजकल एक शब्द चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं भी सफल हो सकेंगी। तो देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब अपनी भाषा हिंदी का इस्तेमाल
तकनीकी शब्दों में भी किया जाएगा और कार्य भी इस भाषा में किए जाएंगे। तो हिंदी में तकनीकी शब्दों का जो प्रयोग होगा हिंदुस्तानियों का, उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अपनी भाषा में समझना, प्रस्तुतिकरण करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत दूसरी भाषा के, और इससे नवीनतम अनुसंधानों से परिचित होने का सशक्त माध्यम मिल सकेगा। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी से हम उन सभी वैज्ञानिक तकनीकी आंदोलनों को समझ सकेंगे जिनको आसानी से हिंदी भाषी नहीं समझ पाते हैं। भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, संविधान के जो अनुच्छेद है 351 के अंतर्गत जो हिंदी के विकास एवं समृद्धि के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसी के तहत अनुवाद कार्य का भी गठन किया गया है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जिसने लाखों शब्दों का अनुवाद किया है। वैज्ञानिक और तकनीकी आयोग ने विज्ञान सहित कई विषयों के मानक तथा पारिभाषिक शब्दावली तैयार की है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा हिंदी के मानकीकरण का कार्य किया गया है, और एक यांत्रिक विकास में ये बहुत अच्छी प्रगति है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, अमेरिकी वैज्ञानिक श्री रिक व्रिग जो है वो कंप्यूटर पर प्रयोग के लिए आदर्श लिपि इसको माना है, और अमेरिका में स्टार प्रणाली के अंतर्गत हिंदी सहित अनेक भाषाओं में शब्द संसाधन का जो कार्य है वो संपन्न किया गया है। अनेक कंपनियों के द्विभाषी त्रिभाषी शब्द जो संसाधन है उनका पैकेज आज बाजार में सुलभ है, और आईआईटी जो है कानपुर के द्वारा उसके विकसित एक चिस्ट प्रणाली है जिसके माध्यम से डाटा संसाधन संबंधी सभी कार्य हिंदी में सुगमता से पूरे किए जा रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी कंप्यूटरीकरण की दृष्टि से वर्ड प्रोसेसिंग में हिंदी के लेखन कार्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है। जहाँ तक सिस्टम सॉफ्टवेयर का संबंध है तो अभी तक सारे निर्देश डॉस, विंडोज सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए जाते हैं, और जल्दी ही कुछ जो साधारण सी समस्याएं हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। तो हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में कहीं कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, और तकनीकी क्रांति से हिंदी के जो व्यावहारिक और रोजगारपरक भाषा न होने की जो बाधा अब लगभग दूर हो चुकी है। शिक्षा में, चिकित्सा में, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में हिंदी की सामग्री भरपूर मात्रा में है, और युवाओं को अब इसे अपनाने भर की देर है। चिकित्सा, शिक्षा, परामर्श क्षेत्र में जो हिंदी की धमक बढ़ी है तकनीकी क्रांति के बाद, हिंदी को जो अपनाया जाने लगा है, इसकी वजह से हिंदी के कई ऐप हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, और इस तरह से हिंदी को जो बढ़ावा मिल रहा है, ई कॉमर्स बाजार को भी लुभाया जा रहा है हिंदी भाषा के माध्यम से। दूर दराज के स्कूलों को फायदा मिल रहा है, और जिनमें स्मार्ट क्लासेज हैं, और दूर दराज के जो स्कूल हैं ऊंचे वेतन पे शिक्षक नहीं रह सकते, वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से हिंदी जैसी और क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल तरीके से बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऑडियो, वीडियो, विजुअल जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें हिंदी का जो प्रयोग है उसके माध्यम से भी तकनीकी हिंदी का जो विकास है वो प्रचुर मात्रा में सामान्य पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंच पा रहा है।